हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा एक बहुत ही विशेष चैप्टर की, जो कि हम पीवाईक्यूज करेंगे आईआईटी एडवांस के, और सीखेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब भी कोई आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आप देखते हो या पीवाईक्यू करते हो, या फिर जब आप आगे भी आईआईटी एडवांस का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपको सब्र जरूर रखना है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की ये जो जर्नी है, मतलब जो किसी बच्चे ने 1 साल की प्रिपरेशन करी होती है, किसी बच्चे ने 2 साल की प्रिपरेशन करी होती है, और फिर उसके बाद वो जब आईआईटी एडवांस का पेपर देने जाता है तो कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि उस डर को जो है मारना है, और हमें अपना सब्र बनाए रखना है कि क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन हमें समझ में भी आए और हम सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करें और अपने ज्यादा से ज्यादा जो है पॉजिटिव मार्क्स जो है वो गेन करें। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पर AB2 के विघटन के लिए अर्ध आयु काल 200 सेकंड है, और यह AB2 की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं है। AB2 के 80% विघटन के लिए आवश्यक समय कितना होगा, यह हमसे पूछा है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इसका जो अर्ध आयु काल है उसको लिख लो आप। जो अर्ध आयु काल है बेटा T/2, उसका मान हमें दे रखा है 200 सेकंड। ठीक है जी। और यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज दे रखी है कि भाई जो अर्ध आयु काल है ना, वो इसका प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तो आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, उनमें से सिर्फ एक ऐसा कोटि है जिसका अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और वो होता है बेटा शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से यह बात पता लग चुकी है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रथम है। तो हमने भाई क्या सोच लिया भाई कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी बेटा, अभिक्रिया की कोटि जो होगी बेटा, यानी ऑर्डर, वो हमारे पास 1 है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अर्ध आयुकाल और जो आपके पास दर स्थिरांक है उसके बीच में। हम लोग जानते हैं बेटा कि जो T/2 होता है वो होता है 0.693। ठीक है, 0.693 अपॉन में ये रेट कांस्टेंट, या फिर K को आप कह सकते हो कि भाई 0.693 अपॉन में T/2। इसको आप किसी भी प्रकार से रीअरेंज कर सकते हो। तो यहां पर हमें जो है दर स्थिरांक का जो है बेटा जी रिलेशन समझ में आएगा कि भाई इसका जो दर स्थिरांक है वो ये होने वाला है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आप लोगों को फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात जानते होंगे आप कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है AB2, ठीक है, मान लो ये जैसे भी टूटता होगा, चाहे A बनाए चाहे B2 बनाए, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमने मान लो ये बन गया होगा, हम लोगों को ये मानना है कि जब शून्य था समय, जब मतलब स्टार्टिंग में 0 था, तब ये कहीं ना कहीं 100% रहा होगा। 100% का मतलब है कि जब भी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन होता है ना, उसमें प्रारंभिक को हम 100 मान सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा बेटा कि जब हमारे पास T80% आया, मतलब जब अभिक्रिया 80% हो गई, दिया भी होगा कि जब 80% विघटन हो गया, तो बची हुई सांद्रता क्या होगी बेटा। ये तो प्रारंभिक सांद्रता है A0, है ना। बची हुई सांद्रता किसके बराबर होती है बेटा, जितना भी आपने माना था उसका परसेंटेज घटा दो। तो हमारे पास बची हुई सांद्रता कितनी होगी बेटा, 20A0 के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र होता है K बराबर 2.303। ठीक है, 2.303 बटे में टाइम, या अगर हमें टाइम निकालना है तो आप K को यहां भी कर सकते हो और बेटा, और टाइम को यहां भी लिख सकते हो। टाइम यहां लिख दो, K यहां लिख दो, कोई बात नहीं है, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है, जैसा भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। तो यहां पर चाहे K लिखो बेटा, चाहे यहां पर T लिखो। अब यहां पर लिखना है आपको A0, और यह है प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, जो बची हुई सांद्रता होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आपको मान रखना है, K का मान हमने निकाला है 0.693। आपको याद होगा बेटा कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट आता था ना, ये K बराबर 2.303 log 2 बटे T/2, है ना, इसके बराबर हुआ करता था। मतलब इनकी जब गुणा करोगे 2.303 log 2 की, तब हमारे पास 0.693 आता था। तो हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया बेटा, इस K के स्थान पर ये वाला मान रख दिया ताकि 2.303 कट जाए। ठीक है, तो हमने यहां पर रखा बेटा 2.303
गुणा log 2, और यहां पर बटे में कितना कर देंगे भाई, हम बटे में हमने कर दिया अर्ध आयुकाल, और अर्ध आयुकाल ऐसे लिख दिया भाई t/2 बराबर, यहां पर 2.303 टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टी हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हमारे पास जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो 100 ए नोट मानी थी हम लोगों ने, और जो बची हुई सांद्रता थी बेटा वो 20 ए नोट मानी थी हमने, ठीक है, 20 ए नोट मानी थी बेटा। तो यहां से हमारे पास इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से हमारे पास, या इसको ऐसे छोड़ दो, log 10/2, ठीक है। अब यहां पर 2.303 से 2.303 भी गायब हो गया। अब हमारे पास इसके बाद हमें क्या करना है भाई, log 2 का मान कितना होता है भाई, अभी लिखने की जरूरत है क्या, चलो छोड़ते हैं अभी। log 2 का हमने लिख दिया यहां पर log 2, इधर क्या हो गया भाई हमारे पास t/2, कितना था बेटा t/2, 200 सेकेंड, तो हमने यहां पर 200 मान लिया बराबर। अब इधर देखो भाई, इसको हम 1/t मान लें इसको हम, और यहां पर log m/n का सूत्र होता है कितना बेटा, log 10 माइनस log 2, यानी log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ये हमारे पास हो गया भाई। अब जब t को इधर लेके आओगे तो t बराबर होगा बेटा कितना, t बराबर होगा हमारे पास 200 बटे log 2। log 10 का मान कितना होता है बेटा जी 1, और log 2 का मान कितना होता है बेटा 0.3010। आप यहां पर भी मान रखोगे t बराबर 200, यहां पर 0.3010। अब एक में से अगर हम बेटा ये घटा लें, ठीक है, 1 माइनस 0.3010, तो हमारे पास 699 आ गया बेटा, इंटू में गुणा में 0.699 आ गया। अब इसको आप हल कर लो भाई, ठीक है, 200 गुणा 0.699 भाग 0.3010, तो हमारे पास आ गया बेटा टाइम 464.45 सेकेंड, और इससे मिलता जुलता आंसर जो होगा इंटीजर में वो हमें रखना है। तो भाई 464, जो भी आसपास का आंसर है वो क्या हो गया हमारे पास, विकल्प सी हो गया। तो बेटा इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मान लो यहाँ पर 3 दशमलव तक चलाई है वैल्यू, तो हो सकता है उन्होंने यहाँ पर 0.3 मान लिया होगा, तो आंसर वैसे आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो भाई, एक बार फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो चलो आप लोगों ने जो माना, इस जो अर्ध आयु काल दे रखा है इसमें ये जो ये कह रखा है ना कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसी से आपको आइडिया लगेगा कि भाई कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की कोटि फाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है भाई कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करिए, AP1 BP2 और C गिव्स। देखो बेटा ये इसको थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर लेना, A जो है वो P1 दे रहा है, ठीक है, ऐसे है ये, और B जो है वो P2 दे रहा है, C जो है वो P3 दे रहा है, और बेटा जो D है वो P4 दे रहा है। ये ऐसे अरेंज है यहां पर। निम्न अभिक्रियाओं पर विचार करें, ठीक है, कर लिया भाई हमने विचार। अब इन्होंने कहा कि भाई उपरोक्त अभिक्रियाओं की कोटि क्रम से है, ये दे रखी है ए ठैबे, क्या एक मिनट चेक करना पड़ेगा बेटा मुझे इस क्वेश्चन को, सवाख्य वेग ए ठैबे, अच्छा ए ठैबे का मतलब होता है ये जो ABCD है। भाई इतनी हिंदी तो खतरनाक है ये, कैसे और क्या है, ठीक है, सवरक वेग बनाम सवरक सांद्रता के आरेख के निम्न ग्राफ को दर्शाता है, ठीक है भाई, प्राप्त होता है। निम्न में से अभिक्रिया की कोटि के लिए सही क्रम क्या होगा। चलो बेटा यहां पर एक बात बताते हैं, एक हमारे पास लोग रेट है, एक हमारे पास लोग कंसंट्रेशन है। हम यहीं से थोड़ा आइडिया लगा लेंगे भाई क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि किसकी अभिक्रिया ज्यादा होगी किसकी अभिक्रिया कम होगी।
और ये बढ़ रही होगी, मतलब इन्होंने क्रम से, एक बार मेरी क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। कभी कभी मेरे दिल में, देखो भाई, खैर शायद ये कह रहा है कि बढ़ रही होगी। अब जरा देखो यहां पर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए बी सी जो भी है, हम लोग जानते हैं जो रेट होता है ना बेटा, रेट, ठीक है, रेट, रेट बराबर होगा हमारे पास क्या बेटा, दर स्थिरांक, जो भी हमारे पास अभिकारक है। अब यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या ले लिया बेटा, रिएक्टेंट ले लिया। यहां पर हमने क्या ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, और दोनों साइड हमने लोग ले लिया भाई। तो यहां पर आएगा हमारे पास लोग रेट, और यहां पर आएगा लोग के प्लस लोग जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। और दूसरी चीज सुनिए, यहां पर इसका हमें पता नहीं है कौन सी कोटि का है, तो हमने एन लेंगे बेटा, तो यहां पर हमने एन ले लिया। फिर हमारे पास आएगा लोग के प्लस एन लोग जो भी रिएक्टेंट होगा, यानी जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता। आपको पता है कि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसे हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि एन लोग रिएक्टेंट, इसकी जब प्रवणता की बात करोगे आपको, क्योंकि सरल रेखा की समीकरण आ गई बेटा, तो हमारे पास y बराबर c प्लस एम एक्स से अगर आप कंपेयर करोगे, तो हमारे पास जो प्रवणता है वो प्रवणता हमारे पास m है, यानी n है, जो हमने मानी हुई है। अब n का मान ज्यादा होगा, n का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपको प्रवणता पता हो तो आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है, और n का मान बढ़ता है तो टेन थीटा का मान भी बढ़ता है, ये भी आपको पता होगा जब हमारे पास 90 डिग्री से कम का एंगल है, ठीक है। सो यहां पर जो प्रवणता दे रखी है ढाल, तो इसमें जो सबसे बड़ा ढाल दे रखा होगा, जो प्रवणता दे रखी है बेटा, वो किसकी दे रखी है, डी की दे रखी है। उसके बाद सी है, बी है, ए है, इस तरीके से हमें दे रखा है भाई, ठीक है। डी है, डी के बाद बी की है, डी के बाद बी की है, फिर ए की है, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगी, सी की हो जाएगी भाई, ढाल को देखते हुए। तो हम लोग ये समझ लेंगे कि जो अभिक्रिया की कोटि है, क्योंकि एन जो है एक तरीके से अभिक्रिया की कोटि तो है बेटा, यहां पर हमने एन अभिक्रिया कोटि मानी हुई है, तो जिसका ढाल ज्यादा होगा उसकी अभिक्रिया की कोटि भी ज्यादा होगी। तो यहां से हम लोगों को ढाल दिख रहा है एकदम डी का सबसे हाईएस्ट दिख रहा है भाई। फिर डी के बाद क्या दिख रहा है बेटा, हमें बी का दिख रहा है। फिर बी के बाद हमें क्या दिख रहा है बेटा, डी के बाद हमें ए का दिख रहा है, और सी का हमें सबसे कम दिख रहा है। तो ये प्रवणता और सरल रेखा की समीकरण से क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा गणित इसमें लगेगा। और अब हम चेक करेंगे भाई डी बी ए सी कहीं दे रखा है क्या, तो हम लोग कहेंगे भाई डी बी ए सी जो है वो विकल्प संख्या, विकल्प ए में दे रखा है, तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, निम्नलिखित आरेख दे रखे हैं ए बी सी व डी, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से अभिक्रिया की कोटि के संदर्भ में सही बात करनी है, क्या होगी। ए तथा बी शून्य कोटि, और ई भी है क्या इसमें, ई प्रथम कोटि को दर्शाता है, ई जो है वो प्रथम कोटि को दर्शाता है। एक मिनट बेटा, ई ग्राफ में चेक कर लूं इसमें, ई सही तो हमारे पास, रुको, ये हो गया, ये हो गया, ये डी है, और बी हो गया, ये सी हो गया, सी तक सही है। अच्छा इन्होंने डी डी दो बार लिख दिया, माफी चाहूंगा भाई मैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं, ग्राफ तो 5 है, ABCD कैसे हो रही है। तो इसको बेटा आप ई मानना, हमारे पास क्या हो गया बेटा, ई ग्राफ हो गया। अब देखो यहाँ पर, तो ए तथा बी शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाते हैं, और भाई ई जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं बेटा रेट वर्सेस टाइम में, ठीक है, आप लोगों को एक बात पता होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बता रहा हूं भाई मैं, शून्य
और ये वाले ना आपको क्लास में भी करवाए गए थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर मेरे पास कोई A गिव्स टू प्रोडक्ट है, कोई भी अभिक्रिया इस तरीके से दे रखी है, तो हम लोग जानते हैं कि जो रेट होता है ना, वो होता है रेट कांस्टेंट A की घात 0, ठीक है। और चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो A होता है वो होता है A0 माइनस के KT। अगर हमें मान लो समय और रेट में जो है वो निकालना हो बेटा संबंध, तो रेट हमारे पास क्या होगा बेटा, K, और A के स्थान पर हमने A0 माइनस के KT और उसकी घात 0 कर दिया, यानी वो समीकरण प्राप्त कर ली जहां पर अभिक्रिया की दर और जो आपके पास टाइम है उसमें रिलेशन आ जाए, और वो आ भी गया रिलेशन। अब रिलेशन आने के बाद आप टाइम का मान कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो, क्योंकि इस पूरे व्यंजक की कुल घात हमारे पास शून्य है, और जिसकी भी बेटा घात शून्य होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हम लोगों को ये बात पता लग गई कि जो रेट होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, यानी जब आप यहां पर ग्राफ खींचोगे तो हमारे पास समानांतर आएगा एक्स एक्स के। तो ये बात तो क्लियर है कि ये n बराबर 0 शून्य कोटि के लिए बिल्कुल करेक्ट है। फिर इन्होंने बोला है बेटा कि जो t/2 है, ठीक है, जो t/2 है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इस तरीके से प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जब हम अर्ध आयु काल निकालते थे बेटा, ठीक है, यहां पर दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है A0/2K। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे y बराबर mx का हमारे पास एक समीकरण बन रहा है, यानी इसको हम कहेंगे इसकी जो प्रवणता होगी m वो हो जाएगी बेटा 1/2K, ठीक है। और यहां पर A0 क्या होगा, इसकी सांद्रता होगी बेटा। तो सरल रेखा ग्राफ आया जो हमारे पास केंद्र से होके जाएगा, तो ये लिख रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन हाइव, तो हम कहेंगे भाई ये भी हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखोगे आप लोग, जब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, यहां पर रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है, ई आ गया इसमें, तो हम लोग जानते हैं बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, हम जानते हैं क्या बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा बेटा, यहां पर कि अगर कोई अभिक्रिया हमारे पास A गिव्स टू प्रोडक्ट हमें दे रखी है, तो हम लोग जानते हैं कि रेट बराबर होगा K और A की घात 1। अब ये भी बेटा y बराबर क्या हो गया, mx, जिसका प्रवणता क्या हो जाएगी, K हो जाएगी। और ये बेटा जो आपके पास समीकरण है y बराबर mx प्लस c, क्योंकि इसका अंत्यखंड तो बेटा है ही नहीं, शून्य है, तो केंद्र से होके ही जाएगी ये, तो ये हमारे पास सही जा रही है। तो ये हमारे पास हो गया n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो बेटा जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया भाई, पहला आंसर तो यही आ गया कि भाई जो हमारे पास ए आंसर है वो तो करेक्ट है। ए नीचे दिए गए विकल्पों में से अभिक्रिया की कोटि के संदर्भ में सही है। तो ए और बी जो है बेटा वो शून्य कोटि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ई जो है वो प्रथम कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हमारे पास हो गया बेटा जी सत्य है। अब जरा देखो बेटा आगे कहानी, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, क्या पता मल्टीपल इंटीजर हो। यहां पर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है। आप लोगों को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ना एक और समीकरण पता होगी बेटा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कर रहा हूं मैं यहां पर कि A बराबर A0 e की पावर माइनस के KT। अब यहां पर अगर कंसंट्रेशन लिखोगे, टाइम लिखोगे, तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा y बराबर e की पावर माइनस x वाला ग्राफ, ठीक है। तो e बराबर e की पावर माइनस x वाला ग्राफ। अब क्या है कि अगर आप ध्यान से रखो, ये जो ग्राफ था कंसंट्रेशन और टाइम वाला, अगर इसको हम प्रथम कोटि का मान भी लें, तो ये ग्राफ समानांतर y के नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ऐसे यहां से स्टार्ट होता तब ऐसे जाता तो चलता, इधर अनंत पे ले जाओ लेकिन इधर अनंत पे नहीं होगा। तो भाई ये तो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट नहीं करता सी वाला। फिर दे रखा है हमारे पास डी ग्राफ। डी ग्राफ के बारे में कहीं कोई बात करी गई भाई, डी शून्य कोटि का जो है इन्होंने दिया हुआ है वैसे एक विकल्प में, तो ये तो खैर ग्राफ ही गलत हो गया, ठीक है।
तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इन्होंने कहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नहीं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में तो बेटा एक रिलेशन है शून्य कोटि के लिए, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। यानी जो ग्राफ आता ना वो हमारे पास शून्य कोटि के लिए ऐसा आता। अगर आपको याद होगा यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लिखते थे, यहाँ पर टाइम लिखते थे, इस तरीके से ग्राफ आता था बेटा, नेगेटिव प्रवणता के साथ, ठीक है, और बाद में समानांतर लाइन। तो डी के लिए शून्य तो नहीं बैठ रहा, डी के लिए शून्य नहीं बैठ रहा, तो हटा दो उसको। ए तथा बी शून्य कोटि तथा सी प्रथम, सी गलत ही है, सी नहीं हो गया। बी शून्य कोटि का है, सी तो किसी में है ही नहीं, सी और प्रथम कर दे। तो करेक्ट आंसर इसका बेटा विकल्प ए ही होगा। इसी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, मतलब उनका मन कर रहा था कि अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने पढ़ा होता तो आपको फ्री के नंबर जो है देना चाहते थे। अब देखो भाई आगे कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, ए तथा बी के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया की एंथैल्पी के लिए आपको बताना है। ठीक है, ए तथा बी के लिए आपको निम्नलिखित अभिक्रिया की एंथैल्पी के लिए बताना है कि भाई क्या आंसर होगा। चलो देखते हैं भाई। और सी को बनाने के लिए ए तथा बी के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया की एंथैल्पी बतानी है। विचार करिए, सब कुछ दे रखा है। तो आप लोग ये समझिएगा, यहां से अभिक्रिया हुई ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस की बी की अभिक्रिया ऐसी चलेगी बेटा, तो आप मान लेंगे ए प्लस बी, यहां आगे सी, जो भी आगे। अब डी पीछे दे रखा है, उसकी अलग कहानी है। तो इन्होंने क्या कहा है बेटा, सी के बनाने में सक्रियण एंथैल्पी व ये शायद बी होगा, सी को बनाने में सक्रियण एंथैल्पी व को बनाने में लगने वाली सक्रियण एंथैल्पी 5 किलो जूल। ये बेटा मैं एक बार चेक कर लूं वह क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बार मिसप्रिंट हो जाता है। डी, इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन को इसकी पीडीएफ लानी पड़ती है कि कहीं मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। वह ये डी है बेटा, डी। अच्छा, ये वह नहीं है, इसको आप डी कर लोगे। डी को बनाने, अच्छा इन्होंने दो अभिक्रिया दे रखी है, एक इधर भी अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है, कि डी ऐसे, मतलब ए प्लस बी कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो आप, ए प्लस बी जो है वो डी भी बना सकता है। ठीक है, अब सी को बनाने के लिए सक्रियण एंथैल्पी हमें, और डी को बनाने के लिए सक्रियण एंथैल्पी 5 किलो जूल प्रति मोल कम है। देखते हैं अभी। देखो बेटा, अगर हम सक्रियण एंथैल्पी की बात करें सी के साथ और डी के साथ अलग करेंगे, पहले सी के साथ देख लेते हैं। सी के साथ जो हमारे पास फॉरवर्ड ये होगी बेटा सक्रियण एंथैल्पी, वो यहां से लेकर यहां तक चाहिए हमें, राइट, सी को बनाने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना है, तो हमने देखा बेटा कि 20 और यहां पर 5, ये अंतर कितना होगा बेटा, 20 माइनस 5। भाई टोटल यहां से लेकर यहां तक 20 है, यहां तक 5 है, हटाओगे तो बेटा कितना होगा, 15। तो ये बात तो कंफर्म है कि सी को बनाने के लिए जो है 15 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए थी। और जब आप डी को बनाओगे फॉर एग्जांपल, तो ए और बी से आपको डी इधर बनाना है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक चाहिए होगी बेटा एनर्जी, राइट और रॉन्ग, यहां से लेकर यहां तक की सक्रियण एनर्जी कहलाएगी, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ऊपर वाली सक्रियण। ठीक है, तो ये जो गैप आया बेटा, ये गैप हमारे पास आया 10 का, क्योंकि 15 में से 5 घटाओगे तो 10 का आएगा। तो इसका मतलब तो ये बात क्लियर है कि भाई इसका आंसर ए तो नहीं है। ठीक है, ए हमने हटा दिया। इन्होंने बोला है डी गति के रूप से स्थायी उत्पाद है। अगर हम डी और सी में कंपेयर करें तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जिसकी ऊर्जा कम होगी वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन इसने काइनेटिक के फॉर्म में बताया बेटा, गतिक के रूप में, थर्मोडायनेमिक्स और ताप उसके रूप में नहीं बताया भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास भाई, कि गति के रूप में हम ये देखेंगे कि सक्रियण ऊर्जा कहां पर कम है, और जहां पर सक्रियण ऊर्जा कम होगी बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट देना भाई। जी हाँ, तो हम लोगों ने क्या कि गी गति के रूप में बनाना आसान है, डी गति के रूप से स्थायी उत्पाद है। नहीं, इसकी ऊर्जा देखोगे आप तो बेटा 10 जूल है, और इसकी ऊर्जा बेटा 5 से भी कम है, मतलब नीचे है, तो ज्यादा तो स्टेबल सी होना चाहिए था। ठीक है,
नहीं कथन गलत, ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो हमारे पास होता एक मिनट दीजिए भाई। गति के मतलब होता है काइनेटिक, गति के मतलब हो गया काइनेटिक, और एक होता है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ये थोड़ी सी अंग्रेजी में गड़बड़ है, इसको बोलते हैं तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व, तो ठीक है भाई, इसका थोड़ा समझेंगे। अब जब हम लोग तापीय स्थायित्व की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं ऊर्जा, यहां पर 10 किलो जूल ऊर्जा है और यहां पर बेटा 5 से कम ऊर्जा है, तो जिसकी ऊर्जा कम होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। कैसे, तापीय, ऊर्जा के हिसाब से देखते हैं तापीय। और अगर हमें गति के रूप में देखना है, गति के रूप में, तो गति के रूप में होता है कि भाई जहां पर संकीर्ण ऊर्जा कम लगे, जो जल्दी से बन जाए। तो आप लोग जब देखोगे ए और बी यहां पर है, इस वाले पहाड़ को चढ़ने में सिर्फ हमें 10 जूल एनर्जी चाहिए और यहां से यहां तक चढ़ने में हमें 15 जूल एनर्जी को चाहिए। तो ज्यादा जल्दी हम किस संकीर्ण ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे, इस वाली को प्राप्त करेंगे। तो जल्दी से कौन बनेगा हमारे पास, डी बनेगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वो गतिकीय रूप से जल्दी बन सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट हो गई बेटा, ये तो हमारे पास सत्य स्टेटमेंट हो गई। आगे देखिए, सी से ए के लिए निर्माण की संकीर्ण एंथैल्पी उच्चतम है। ध्यान से देखो बेटा, हमें सी से ए बनाना है। अगर आप सी से ए बनाओगे, ठीक है, तो जो एनर्जी गैप है इस पॉइंट से लेकर, और बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब इसका यहां से लेकर इसको क्या कहेंगे भाई, संकीर्ण ऊर्जा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब सी से ए का मतलब बनाने का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाना। तो बेटा इस गैप से बड़ा गैप तुम्हें कोई दिख रहा है कि किसी भी आप पदार्थ को देखकर, फिर इस चोटी के बीच में सबसे बड़ा गैप यही है 20 किलो जूल। तो भाई ये कह रहा है कि सी से ए तथा बी के निर्माण की संकीर्ण ऊर्जा उच्चतम है। ये बात भी हमारे पास क्या हो गई बेटा जी, सत्य स्टेटमेंट हो गई। अब इन्होंने कहा है कि सी उष्मा गति के रूप से स्थिर होता है। अब ये बात सही है कि सी की जो तापीय स्थायित्व है वो ज्यादा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी अलग अलग चीज होती है। काइनेटिक स्टेबल तो वो चीज होंगी जिनको बनाने में संकीर्ण ऊर्जा कम लगेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी बेटा जी वो पदार्थ ज्यादा होंगे थर्मल स्टेबल जिनकी ऊर्जा कम होगी। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा कि जो सी है उसकी ऊर्जा कम है, डी जो है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो तापीय स्थायित्व ये होगा, तो उष्मा गति के रूप से ज्यादा स्टेबल सी यही होगा, ज्यादा ताप को सहन यही कर सकता है। तो हमने कहा कि भाई सी उष्मा गति के रूप से स्थिर होता है। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई बेटा, सत्य हो गई। लेकिन हमें इसमें क्या पहचाना था बेटा कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन के हिसाब से हम लोग कहेंगे भाई ये 3 सत्य हो गए और ए जो हो गया वो इसका गलत कथन हो गया, क्योंकि सी को बनाने के लिए संकीर्ण एंथैल्पी डी के बनाने से लगने वाली संकीर्ण एंथैल्पी से 5 किलो जूल कम है। ठीक है, तो इधर अगर आप देखोगे तो इधर लगी थी हमें 10 और इधर लगी थी हमें 15, और अगर आप यहां पे डिफरेंस निकालोगे तो 10 और 15। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के गतिक अध्ययन के दौरान नीचे सारणी में दिए गए परिणाम प्राप्त हुए हैं। 2a + b gives c + d, जहां पर 4 प्रयोग दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, सॉरी 5 दिए गए हैं। ए की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, बी की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है और वेग दे रखा है। अब दी गई सारणी में x तथा y क्रम से है, मतलब इनकी कोटि x तथा y क्रम से है। x और y कहां दे रखे हैं बेटा, अच्छा सांद्रता ही ज्ञात करनी है हमें, x का मान क्या है और y का मान क्या है ये हमें ज्ञात करना है। और साथ ही साथ बेटा जी हमें जो है इसका वो भी निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कोटि भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कोटि के काम चलेगा नहीं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये देखना कि इस अभिक्रिया की कोटि को हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो रेट रहा होगा, ठीक है, यहां अगले क्वेश्चन भी कर देता हूं स्लाइड में ही, कि हमारे पास रिएक्शन है 2a + b gives c + d, राइट। a + b gives c + d ऐसे दे रखा है। तो हम लोग यहां पर मान लेंगे बेटा कि रेट बराबर, जब तक हमें नहीं पता है कि कोटि क्या होगी, कि a की घात को हमने m मान लिया और बेटा b की घात को हमने n मान लिया। तो यहां पर तरीका क्या होता है बेटा कि आप इस वाले ऑप्शन को देखना है यहां पर, ठीक है। यहां पर 6 × 10⁻³ - 3 है और यहां पर 2.4 × 10⁻² है।
तो क्या इसको हम ऐसे मान सकते हैं बेटा कि R1 जो भी रेट रहा होगा, क्योंकि देखो पूरी अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, R1 बराबर A1 की पावर m और B1 की पावर n, ठीक है। और इसको हम क्या मान सकते हैं बेटा, R2 बराबर K A2 की पावर m और B2 की पावर n, कोटि भी चेंज नहीं होती। ऐसे ये क्या हो जाएगा बेटा, R3 बराबर K A3 की पावर m और B3 की पावर n। R4 किसके बराबर होगा बेटा, K A4 की पावर m और B4 की पावर n। और R5 जो भी रेट रहा होगा, मतलब ये जो दे रखा है, K A5 की पावर m और B5 की पावर n। 5 का मतलब है पांचवा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो x और y तो बेटा अननोन वैल्यू है, इनको तो हमें निकालना है। तो कोटि हमें जो है बेटा कहीं ना कहीं प्रथम, सेकंड और थर्ड से ही निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या काम करा बेटा, R1 और R3 को भाग कर दिया। R1 और R3 को मैंने क्या कर दिया बेटा, भाग कर दिया। तो मैंने कहा भाई R3 को R1 से भाग करने पर, मैंने लिख दिया बेटा R3 बटे R1। अब ध्यान से देखना यहां पर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी हुए थे कि K से K जो है कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या रखेंगे बेटा, A3 बटे A1, इसकी पावर हो जाएगी m, और यहां पर B3 बटे B1, इसकी पावर हो जाएगी n। अब हमें मान दे रखा है R3 का मान दे रखा है 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर इस दशमलव को इधर ले जाए तो 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 गुणा 10 की घात माइनस 3। R1 का मान है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर। अब A3 की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.2, और इसकी कितनी है 0.1। तो हम लोगों ने क्या मान लिया भाई, 0.2 बटे 0.1, इसकी घात हो गई m। आप देखोगे यहां पर 0.1 और 0.1, तो 0.1 और 0.1, इसकी पावर हो गई n। अब इस दशमलव से दशमलव चला गया, इस दशमलव से दशमलव चला गया, और 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गए बेटा, और 3 ये पूरा कट गया, तो 2 बराबर आ गया 2 की पावर m, 2 की पावर m। अब यहां पर 1 बचेगा। अब 1 की कोई भी पावर हो बेटा, 1 की चाहे दुनिया की कोई भी पावर बना लो, इतना तो गणित आपको आता है, उसका मान हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से अगर आप रिलेट करो कि 2 बराबर 2 की पावर m, तो यहां पर 2 की पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से हमें पता लगा कि जो m का मान है वो 1 है, यानी a के सापेक्ष जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। m का मान आ गया बेटा जी 1। अब देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे भाई, R3 और R2 को भाग करते हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और यहां पर इनकी बदल रही है, तो बेटा n का मान आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, R2 बटे R1 कर दिया इस बार, ठीक है। R2 बटे R1 किया, कितना किया है, इन दोनों की सेम है तो ये कट जाएगी, है ना। तो मैंने R2 बटे R1 कर दिया। तो R2 बटे R1 करते ही हमारे पास K से K कट गया बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा बेटा, A2 बटे A1 की पावर m, और भाई B2 बटे B1, इसकी पावर n। अब K से K कट गया। A2 का मान कितना दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो, A2 का मान यानी सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.1 और 1 का मान 0.1, यही तो करा है हम लोगों ने, सुनो 1 मिनट, हाँ ठीक है, 0.1, और ये भी हमारे पास कितना हो गया बेटा, 0.1। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, 0.1 भाग 0.1 की पावर m कर दी, और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, यहां पर पीछे B2 की वैल्यू दे रखी है 0.2 और 0.1। तो 0.2 और 0.1, इसकी पावर कितनी होगी बेटा, n हो गई। अब इस पॉइंट से पॉइंट गया, यहां पर बचा 1 की कोई भी पावर हो, वैसे तो m का मान भी 1 है, मान 1 आएगा इधर 1, और इधर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा बेटा। R2 का मान कितना दे रखा है बेटा, R2 का मान दे रखा है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अगर इस दशमलव को इधर ले जाऊं तो ये 24 हो जाएगा भाई।
तो हमारे पास आ गया 24 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और यहां पर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3। इससे ये कट गया, 6 चौक 24 हो गया भाई। अब इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर n। n को जब देखोगे तो आप कंपेयर करोगे तो n का मान आ गया बेटा 2, यानी जो अभिक्रिया की कोटि आ गई वो n के सापेक्ष n तो आ गई 2 और m का मान हो गया बेटा जी 1। अब इसके बाद देखना है आपको करना क्या है, ठीक है। अब हमें रेट कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा बेटा इसके लिए, ताकि x और y का मान निकाल सको। तो किसी भी अभिक्रिया में आप क्या कर सकते हो, रेट लिख दो और k का मान निकाल लो आप। तो हम निकालते हैं बेटा जी प्रथम प्रयोग से, आसान पड़ेगा हमारे लिए। प्रथम प्रयोग से जो रेट होगा बेटा यानी R1 के A1 की पावर m और B1 की पावर n, m और n का मान तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर रेट कितना दे रखा था बेटा, पहले हमें रेट दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, क्वेश्चन आसान है बस लेंदी है। के का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान दे रखा है 0.1, 0.1 इसकी घात हो जाएगी 1 क्योंकि m का मान 1 है। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.1, तो यहां पर हमने 0.1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा 2 क्योंकि इसका मान 2 है। तो यहां से हम लोगों के पास के 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 बराबर के, तो इसको आप 10 की घात माइनस के 1 लिख सकते हो बेटा, और इसको भी लिख सकते हो 10 की घात माइनस 1 की घात 2.1 को। तो यहां पर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर के गुणा 10 की घात माइनस 1 तो ये हो गया भाई, और 10 की घात माइनस के 2 ये हो गया, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और यहां पर होगा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर के और 10 की घात माइनस के 3। हल करने पर इससे ये कट गया और के का जो मान आया है बेटा वो 6 आ गया। के का मान कितना आ गया बेटा, यहां पर 6 आ गया रेट कांस्टेंट का मान। ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आसान है। अब जब के का मान आ गया बेटा तो हम लोग इस वाले या और इस वाले व्यंजक में निकाल लेते हैं एक्स और वाई का मान, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या काम करा भाई, यहां पर सबसे पहले फोर्थ प्रयोग में, ठीक है, फोर्थ प्रयोग में हम लिखेंगे R4 बराबर के A4 की पावर m और B4 की पावर n। अब R4 का मान कितना दे रखा है बेटा, यहां पर हमें R4 का मान हमें दे रखा है 7.2 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, 7.2 10 की पावर माइनस 2। के का मान 6 है, A4 का मान हमने x माना हुआ है, तो x की पावर कितनी होगी बेटा, m हो गई। और m का मान कितना है भाई, m का मान तो 1 है तो हमने 1 रख दिया। अब B4 की वैल्यू दे रखी है हमें, B4 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.2 तो यहां रखोगे 0.2। अब n का मान हमने निकाला हुआ है 2। अब देखो इसको हल करते हैं, इसको करते हैं 72 गुणा 10 की घात माइनस 3, इधर ले गया मैं, और इधर 6 है, इधर ये x मान है बेटा ये 6 इंटू में x कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसको लिख दोगे आप 0.2 इंटू में 0.2, यानी हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ठीक है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 ही होगा ना बेटा। अब यहां पर 6 ही कम तो हो गया 6, ठीक है, और 6 की 1 और 2 12 में चला दो भाई, इस पावर से ये कट गया भाई, यहां पर 10 की घात माइनस 1 बचेगा। अब 4 ही कम 4, 4 तिया बेटा 12 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 बराबर x की कंसंट्रेशन, और इसको आप x की कंसंट्रेशन जो होगी वो बराबर होगी 0.3 के बराबर। तो भाई x का मान आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया बेटा, x का मान आ गया 0.3। अब x का मान 0.3 कहां दे रखा है भाई, x का मान 0.3 या तो a में दे रखा है या d में दे रखा है, मतलब इसका आंसर b और c तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब चलो निकालते हैं बेटा फिफ्थ वाले एग्जांपल से, फिफ्थ वाले एक्सपेरिमेंट से y का मान। तो देखिए भाई, जब आप फिफ्थ प्रयोग की बात करोगे, ठीक है, फिफ्थ
फिफ्थ प्रयोग से R5 बराबर होगा K, ठीक है, A5 की पावर M और B5 की पावर N है। R5 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? 2.88 2.88 गुणा 10 की घात -1 बराबर K का मान 6 है। A5 की वैल्यू जो दे रखी है, A5 की वैल्यू 0.3 दे रखा है बेटा, ठीक है, 0.3, और इसकी पावर कितनी है बेटा? 1, और B5 की वैल्यू y है, तो इसकी पावर हमने क्या मान ली? ये तो हमें दे रखी थी 2 थी। अब यहां पर देखो बेटा, इसको जब आप हल करोगे, इस पॉइंट से आप हटा दो, ये पॉइंट हटके इधर चला जाएगा, 28.1 हो जाएगा। या एक काम और भी हो सकता है, इस पॉइंट को आप हटा दो, ये गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.1 गया, 10 की पावर -1 कट जाएगा। अब देखो यहां पर 2.88 भाग 6 नीचे ले लो, 3 इधर ले लो, और भाई हमारे पास y की पावर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है भाई? y की अगर मान निकालना है तो हमारे पास अंडर रूट 2.88 भाग 6 को आप लिख सकते हो बेटा कितना? 2 गुणा 3 गुणा 3, तो हमारे पास 1/3 तो आ गया, मतलब 3 तो आ जाएगा बाहर, हमारे पास बचेगा 2.88 और यहां पर √2 बचेगा। अब इसका √2 का मान कितना होता है भाई? इसको हल करते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा आपका गणित लगेगा बेटा, ठीक है। रूट कैसे निकालते हैं भाई? अरे ठीक है, तो भाई 2.88 तो 1.69, 3 आपने बाहर लिया, और √2 का मान होता है 1.414, इसके आसपास है ना। अब इसको जब आप हल करोगे बेटा, ठीक है, इसको जब आप हल करोगे तो हमारे पास आएगा 1.69 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.414, तो ये वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 0.398। अब 8 को राउंड ऑफ करोगे तो 0.4 आ जाएगा बेटा। तो y का जो मान आएगा बेटा वो 0.4 आएगा। बाकी बेटा थोड़ा सा गणित आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास y का मान होना चाहिए 0.4 और x का मान होना चाहिए 0.3, जो हमें दे रखा है विकल्प ए में। इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन बहुत टफ तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। अभिक्रिया 2a + 3b और 3/2e, और यहां पर ये दे रखा है भाई, ये 3p होगा, 33 नहीं होगा, ठीक है। अगर p में, वैसे p में रिलेशन है क्या? कहीं नहीं निकाला हुआ, ठीक है। तो हमें रिलेशन बताना है भाई, कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा, और हमारे पास a, b और c के रूप में हमें बताना है आंसर। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा निर्माण की दर और बेटा गायब होने की दर, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। यहां पर जो अभिकारक हैं, इनका जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालोगे, आप लुप्त होने की दर निकालोगे, ठीक है, या अभिक्रिया की दर निकालोगे, तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, और सब जब आया भी होगा तो शायद एक ही नंबर में आया होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया की दर, रेट जो होगा, अगर हम ए के पदों में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 हमारे पास ए के मोलों की संख्या, ठीक है, और अपॉन में dt, ये होना चाहिए, और यहां पर माइनस का साइन भी होना चाहिए, माइनस के d, ए के मोल और बटे समय, और यहां पर 1/2। ध्यान रखना, जो अभिक्रिया की दर है बेटा वो कंसंट्रेशन में भी लिख सकते हैं यहां पर,
भाई जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसको मोलों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस अभिक्रिया को हम लोग मतलब किसी माध्यम में करा रहे होंगे, किसी बॉक्स में करा रहे होंगे, उसका आयतन समान होगा, तो सांद्रता मोलों के समानुपाती होता है। तो जहां पर आप सांद्रता लिखते हो वहां पर आप मोल भी लिख सकते हो। जब आप बी के पदों में करवाओगे बेटा, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1/3 माइनस के बी के मोल और बेटा dt बराबर। अब सी के पदों में लिखना चाहते हो तो हमारे पास एक बटा उल्टा करते हैं हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है, 2/3 माइनस के सी के मोल और बेटा समय का अंतर dt। अब यहां से रिलेशन निकालते हैं भाई, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम इन सबको बराबर कर दें अभिक्रिया के दर के हिसाब से, क्योंकि यहां पर माइनस साइन गायब कर रखा है, चलो भाई, तो हम लोगों ने, अगर मैं डीएनए की बात करूं, इसको इसके बराबर कर दूं, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, इस 2 को इधर ले गए, तो डीएनए अपॉन में dt बराबर हो जाएगा 2/3, सिर्फ इन दोनों को बराबर लिया है बेटा इस बार मैंने, और यहां पर हो जाएगा डीएनबी अपॉन में dt। तो भाई एक तो हो गया ये मैच। अगर मैं इसको उसके बराबर ले लूं, ठीक है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बेटा यहां पर, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 4, नीचे 3 सेम है, DNC अपॉन में dt, ये भी लिख सकता हूं भाई। तो यहां पर देखो भाई, हमें कहां पर दे रखा है ऐसा कुछ, DNA/dt 2/3, यहां पर 3/4 दे रखा है, और वहां पर क्या होना चाहिए 4/3। तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता बेटा। अब DNA/dt DNB/dt ये बराबर भी नहीं है, तो इसको भी आप हटा दो। फिर DNA/dt 3/2 और यहां पर 3/4, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर 4/3 है, ध्यान से देखिएगा। DNA/dt 2/3 4/3। अब हमारे पास जो सही आंसर मैच हो रहा है वो हो रहा है विकल्प डी। तो आप इसको टिक कर दोगे दोस्तों और आगे बढ़ जाओगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपको चैप्टर जब स्टार्ट होता है तभी पढ़ा दिया जाता है। अब हमारे सामने ना बेटा एक क्वेश्चन और दे दिया इन्होंने, अभिक्रिया 2A + B उत्पाद की गति के अध्ययन के दौरान प्राप्त किए गए परिणाम निम्नलिखित हैं, जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। और यहां पर आपको इसका जो है अभिक्रिया की दर दे रखी है, और हमें बताना है ए का आधा खपत होने में आवश्यक समय कितना लगेगा, यानी हमें अर्ध आयु काल कैलकुलेट करना है इस अभिक्रिया का ए के सापेक्ष, ठीक है। तो भाई ये तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल सिंपली बताता हूं मैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से अगर देखते हो तो सबसे पहले अगर आप लोग यहां पर देखोगे फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की सांद्रता क्या है, स्थिर है 0.1 अगर मान लो हम इस अभिक्रिया को ऐसे मान लें 2A gives B, और मैंने मान लिया कि भाई इस अभिक्रिया के लिए मैंने दर नियम लगाया कि A की घात m और B की घात n, मान लो मैंने ये लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ना यहां पर B की जो सांद्रता है उस 0.2 को बढ़ाकर 0.25 तक ले गए, मतलब बढ़ाई हमने। इसके बढ़ाने पर क्या अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन आया? पहले भी 6.93 था और अभी भी 6.93 है। आया क्या बताओ? आपको कि नहीं सर कोई अभिक्रिया में नहीं आया। इसका अर्थ यह हुआ कि B के सापेक्ष अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य है। तो यहां पर डायरेक्ट हमें पता चल गया कि जो n का मान है वो 0 है। यहां से हमें डायरेक्ट पता लग गया बेटा इसकी कंसंट्रेशन से ही जो n का मान है वो तो 0 है। आप इसको रहने दीजिए। फिर आपने देखा कि जब मैं 0.1 से इसी कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं, मतलब इसमें अगर आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व भी कर सकते हो, और दिमाग लगाना हो, मतलब IQ लगाना हो तो वो भी समझ सकते हो। आपने कंसंट्रेशन को क्या करा, डबल करा। रेट क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, डबल ही हुआ। रेट क्या हो गया बेटा, डबल ही हो गया यहां पर। अब रेट यहां पर डबल हो गया, इसका मतलब भाई ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो जाता है? वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सिंपल ही बात। और नहीं अगर भाई समझ में आ रहा है फिर तो आपके पास वही तरीका है, जैसे आप इसको क्या मानोगे R1, इसको R2 और इसको आप R3 मान लेना, ठीक है। आप लोग क्या करोगे बेटा, R1 की R2 को अगर आप लोग R1 से भाग करोगे, K से तो K कटेगा ही कटेगा, सिंपल सी बात है,
ठीक है, अगर आप R1 यहां लिखना चाहते हो के A1 की पावर M और B1 की पावर N, के A2 की पावर M, B2 की पावर N, के A3 की पावर M और B3 की पावर N। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व और स्मार्ट वर्क करना चाहते हो स्मार्ट। R2 को R1 से भाग करने पर हमें पता है कि K से K कट जाएगा और A की कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको भी काट ही दिया भाई, जो A2 होगा बटे A1 होगा, इसकी पावर M हो गई, और ये होगा बेटा हमारे पास कितना, जो B2 होगा अपॉन B1 होगा, इसकी पावर N हो गई। तो बेटा ये दोनों मान क्या हो गए बराबर, एक की पावर कुछ भी हो तो मान में क्या होता है हमारे पास एक ही होता है, और R2 और R1 का मान भी एक है, दोनों ये भी दोनों बराबर कट जाएंगे तो हमारे पास एक आ गया। अब B2 का मान कितना है भाई 0.25 और यहां पर 0.2, इसकी पावर N। अब भाई आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा, एक अगर इधर लिखा हुआ है तो मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 0.25 अपॉन में 0.20 की पावर 0, क्योंकि किसी भी पद की वैल्यू, ठीक है, किसी भी पद की घात अगर हमारे पास 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। तो n का मान कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ठीक है, यहां से अब कंफर्म हो गया है कि भाई n का मान तो हमारे पास 0 है। अब हमें R3 और R1 ले लो। ठीक है, R3 को आपने भाग क्या कर दिया R1 से, K से K कट जाएगा, तो A3 बटे A1, इसकी घात आएगी M, और बेटा B3 बटे B1, इसकी पावर आएगी N। अब क्योंकि N का मान क्या है बेटा 0, तो यहां पर 0 रखोगे तो बेटा इसका मान 1 हो जाएगा। R3 का मान कितना है बेटा, R3 का मान है 1.386, 1.386 गुणा 10 की घात माइनस के 2, और इसका कितना है बेटा 6.93, 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर A3 का मान कितना है बेटा 0.2, तो 0.2 अपॉन में 0.1, इसकी पावर हो जाएगी M। तो आप देखोगे इससे कटेगा बेटा 2 टाइम्स में, तो 2 की पावर 1, इस पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 2 की पावर M, M का मान कितना आ गया बेटा जी 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ना एक बात समझ में आ गई, ठीक है, कि M का मान जब 1 आप रखोगे तो इस अभिक्रिया के लिए जो कुल कोटि होगी ना, अभिक्रिया की कोटि, वो K A की पावर 1 ही होगी। B पर तो निर्भर कर ही ना, तो B के मान आप रखोगे 0 तो घट जा। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये ओवरऑल भी क्या होगी बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप लोगों को क्या करना है जानते भी हो, आपको करना है इसका अर्ध आयुकाल, क्योंकि एक का आधा खपत, एक का आधा खपत का मतलब है कि उसका आधा अर्ध आयुकाल पूछ रहा है, वो भी मिनटों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले K का मान निकाल लो बेटा, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से, चाहे वो हमारे पास R1 से निकाल लो और चाहे हमारे पास R2 से निकाल लो, R3 से निकाल लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब K का मान ज्ञात करेंगे, तो हम कहेंगे भाई प्रयोग 1 से जो R1 है वो हो जाएगा K A1 की पावर 1 और B1 की पावर 0, इसको हटा दो। R1 का मान कितना था बेटा 6.93, 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3, K का मान हमें ज्ञात करना है, और A का मान हमें कितना दे रखा है बेटा 0.1, 0.1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारे पास K का मान निकल के आया 6.93, इधर 10 की घात माइनस 1 कट जाएगा तो 10 की घात माइनस के 2 ये आ गया बेटा, ये हमारे पास K का मान निकल के आया। हम लोग जानते हैं चूंकि, ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे अर्ध आयुकाल T/2 बराबर 0.693 अपॉन में K का मान आप रख दोगे, ये आपको पता है,
ये आपको तब तक पता है जब तक कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो या जेईई मेंस का क्वेश्चन कर रहे होते हो, जब आपको डिटेल में नहीं पढ़ रहा होता। आपको लगेगा कि के का मान यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा और मैच भी हो जाएगा। पर ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में एक बहुत तगड़ी चीज दे रखी है। वो क्या है कि इस अभिक्रिया में जो ए है उसकी स्टोक्योमेट्री 2 है। वो ऐसे रिएक्शन नहीं दे रखी कि ए गिव्स टू बी, ये 2a गिव्स है। तो इसका मतलब स्टोक्योमेट्री चेंज हो रही है। और जब भी कोई स्टोक्योमेट्री चेंज हुआ करती थी तो वो जो स्टोक्योमेट्री का नंबर हुआ करता था वो हमेशा के या टी के साथ जाता था। तो इसका फॉर्मूला 0.693 ना होकर 2k ऐसे होगा बेटा। कभी आप लोग हल्के में सोच लो, यहीं पर क्वेश्चन नेगेटिव होगा आपका, मैं गारंटी लिख रहा हूं। भले ही क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, मैं मानता हूं, पर यहीं पर आपके वो है जो नंबर आपके काट देगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, वैल्यू रखते हैं 0.693 अपॉन 2 रखा। के का मान कितना दे रखा है बेटा 6.93, और 10 की पावर -2 है तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर +2 हो जाएगा। और हमारे पास हो जाएगा 69.3 अपॉन में 2 गुणा 6.93। अब देखो भाई, इस पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद ऊपर 10 जाएगा, इससे पूरा कट गया, हमारे पास 5 मिनट आया। आंसर दे रखा गया कहीं पे 5 मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो 5 मिनट होगा। और मैं आपको बता देता हूं, सारा क्वेश्चन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ठीक है, सब कुछ करने के बाद, आप पता है यहां पर अगर 2 नहीं लगाओगे और इसको हटा दोगे तो मैं बताता हूं कि गलती कहां होगी। इसमें चांसेस हैं आपके कम से कम 70 से 80% स्टूडेंट एक गलती करते हैं ये। ठीक है, वो यहां पर के नहीं लगाएंगे, उनको जल्दबाजी रहेगी। t/2 0.693 अपॉन के का मान रख देंगे 6.93 और ऊपर चला जाएगा 2। तो ये पॉइंट हटा तो ये पॉइंट चला गया, फिर ये हटा तो ऊपर ने 10 चला गया, इससे कट जाएगा। पता नहीं वो क्या वैल्यू निकाल के लाएंगे, यानी वो ओवरऑल 10 वैल्यू निकाल के लाएंगे 10 मिनट। और फिर जब आप सॉल्यूशन देखोगे तब आपका आंसर गलत आएगा। तो उनके हिसाब से जो 10 आंसर होगा वो सही होगा। पर मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आपने 10 टिक किया, ठीक है, तो ये आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपके पास ये होगा कि देख लेना स्टोक्योमेट्री कुछ अलग तो नहीं है। अगर यहां पर 3a होता, ध्यान रखना, अगर यहां पर 3a होता, 4a होता है, मतलब जिसके भी प्रति हम लिखते हैं रिएक्शन, तो बेटा वो हमारे पास नीचे ही जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 मिनट। अब देखो बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया आरेख क्या है। देखो बेटा, धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसा उत्प्रेरक जो सक्रियण ऊर्जा को कम कर दे और जो अभिक्रिया की दर को कम मतलब बढ़ा दे। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि भाई धनात्मक उत्प्रेरक का अर्थ क्या है। एक मिनट, धनात्मक उत्प्रेरक का अर्थ है जो सक्रियण ऊर्जा को कम करता हो, अर्थात अभिक्रिया की दर को बढ़ाता हो, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता हो। तो बेटा एक बात ध्यान रख लेना कि जब कोई अभिक्रिया हम लोग कराएंगे और हम लोग कैटलिस्ट लेंगे, मतलब धनात्मक उत्प्रेरक लेंगे, तो वहां पर जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा, यानी अब जो पहाड़ बनेगा वो दूसरा बनेगा, एक नहीं बनेगा। अब यहां पर क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखोगे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इधर का हिस्सा कह दिया विद कैटलिस्ट और इधर का हिस्सा कह दिया विदाउट कैटलिस्ट। तो एक ही ग्राफ थोड़े ना दोनों का हो सकता है, तो ये आंसर तो गलत हो गया बेटा। इसमें भी एक ही ग्राफ दे रखा है, विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट, और बिल्कुल सेम ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। आप अगर अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो है बेटा ये हो गया विद कैटलिस्ट और ये क्या हो गया विदाउट कैटलिस्ट। तो आप देखोगे जब विद कैटलिस्ट है तो सक्रियण ऊर्जा ये है, और विदाउट कैटलिस्ट है यानी उसके बिना है तो सक्रियण ऊर्जा ये है। तो बेटा वास्तव में जब कैटलिस्ट नहीं था, उत्प्रेरक नहीं था, तो हमारे पास अभिक्रिया ऐसे चल रही थी। तो क्या धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा?
इससे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई ये तो आंसर फिर नहीं हुआ। यहां देखो, विदाउट कैटलिस्ट सेकंड ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा था। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक का मान था। जैसे ही आपने धनात्मक वो कैटलिस्ट डाला, ठीक है, विद कैटलिस्ट, तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया थोड़ा कम, यानी सेकंड ऊर्जा क्या हो गई, इसमें कम हो गई। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, विकल्प डी होगा। इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक प्रथम कोटि विघटन अभिक्रिया से गुजरता है यदि 60% है बेटा, ये यदि 7% विघटन के लिए लिया गया समय 540 ये सेकंड है बेटा, सेकंड है, तब 90% विघटन के लिए आवश्यक समय कितना होगा, ये हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। हमने एक अभिक्रिया मान लिया A gives to प्रोडक्ट। अब क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी ध्यान रख लेना, उन्होंने दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। टाइम 0 पर परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैंने इसको 100 A0 मान लिया और 60 का मतलब हो गया कि भाई 60% अभिक्रिया पूरी हो गई होगी। तो A होगा 100 A0 माइनस के 60 A0, बचा हुआ होगा 40 A0। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि जो K होता है वो होता है 2.303 अपॉन में टाइम लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे बची हुई सांद्रता। अब यहां से हम लोगों ने क्या करा भाई, K हमें निकालना है सबसे पहले, और भाई यहां पर लिख दिया 2.303, टाइम हमारे पास है 540 सेकेंड, लोग प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास कितनी है बेटा, हमने 100 मान रखी, 100 A0, बची हुई सांद्रता कितनी है बेटा, ध्यान से देखो 40 A0, तो यहां पर हमने मान ली 40 A0, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे दोस्तों, 2.303 को रख लो यहां पर, 540 को कर दिया यहां पर, ऊपर कर दो लोग 10 माइनस लोग 4, 2.303 अपॉन 540, लोग 10 का मान 1, लोग 4 को आप लिख सकते हो लोग 2 की घात 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2.303 अपॉन 540, और ये 1 माइनस के 2 गुणा 0.3010। ठीक है, हल करने पर हमारे पास K का मान आया 2.303 अपॉन 540, और थोड़ा सा मुझे अब कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा भाई, 2 गुणा पॉइंट, तो ये आ गया भाई हमारे पास 0.398, ये आ गया बेटा K का मान। अब इसको आपको टेंशन नहीं है, इसको कह दो, ठीक है, छेड़ने की, कैलकुलेट करने की, यही रख लो अभी। अब इन्होंने पूछा कि 90% विघटन में आवश्यक समय कितना लगेगा। अब दोबारा से क्वेश्चन करेंगे 90% के लिए, और आपको पता है कि जो दर स्थिरांक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दर स्थिरांक अभिक्रिया के समय के साथ बदलता नहीं है। अरे यार आज बाल खड़े से क्यों हो गए, देखो इधर, तो हम लिखेंगे भाई पुनः A gives to, फिर से वही, तो जो K होगा हमारे पास, इस बार हम कहेंगे कि जब समय 0 था तो 100 A0 मान लिया बेटा हमने, और 90 का मतलब क्या हुआ कि भाई 90% जो है अभिक्रिया 100 A0 में से 90 A0 जो है वो खत्म हो गए, और यहां पर बचा 10 A0। अब हम वापस से K बराबर 2.303 अपॉन में टाइम, ये तो हमें निकालना है, लोग प्रारंभिक सांद्रता बची हुई सांद्रता। अब K का मान तो बेटा हमें ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, कितना था 2.303 अपॉन में 540 गुणा 0.398 था, बराबर 2.303
ये टाइम हमें निकालना है। लोग प्रारंभिक सांद्रता हमने 100 मान रखी है, माइनस ये बची हुई 10 ए नोट हो जाएगी। तो ए नोट से ए नोट गया, लोग 10 का मान हो गया बेटा 1। तो हमारे पास इससे ये भी खत्म हो गया। तो टी का जो मान आएगा बेटा वो आएगा 540 अपॉन में 0.398। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो 0.398 को हम 0.4 भी कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो 540 डिवाइड बाय 0.4। अब इसको हल कर लेते हैं ताकि इंटीजर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो 540 डिवाइड बाय 0.4, तो ये बेटा हमारे पास 1350 सेकंड आ गए, 1350 सेकंड। ठीक है, अब भाई फटाफट देखो वापस से कि कैसे करना है। 1350 सेकंड आ गए भाई। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1350 सेकंड आ गए बेटा। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, एक अणु को 2 स्वतंत्र कोटि के अभिक्रियाएं देता है जिनमें अर्ध आयु काल 12 मिनट एवं 3 मिनट है। अर्ध आयु काल दे रखे हैं, तो अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया के 50% खपत में लगा समय कितना बताना है। देखो बेटा, आपको इसका अगर नेट निकालना है, ठीक है, नेट वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे 1/T/2 बराबर, ठीक है, 1/T/2 बराबर 1 ये जो फाइनल वाला है, ये फाइनल वाला जो निकालना है, ठीक है, और 1/T/2 1 प्लस 1/T/2 2। ठीक है, अब यहां पर आप लोग रखोगे 3 और यहां पर रखोगे 12। वैल्यू को हल करने के बाद फिर इसका व्युत्क्रम लेकर T/2 फाइनल निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क। हिंट मैंने आपको दे दिया भाई। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, ये आप लोग करेंगे खुद। अब देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A gives to B उपरोक्त अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो है वो दे रखा है 50 मिनट। A की प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 तक कम होने के लिए लिया गया समय बताना है आपको, क्या कितना होगा बेटा। ठीक है, 1/4। देखो बेटा, अगर हमारे पास ये अभिक्रिया है A gives to B, तो हम लोग कहेंगे टाइम 0 पर इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो हमने A नोट मान ली। ठीक है, और बेटा T फाइनल जब भी 1/4 हुई होगी तो जो बची हुई सांद्रता है वो हमारे पास A नोट बटे 4 ये रही होगी, राइट। जो भी टाइम रहा हो, इसके बीच का ही अंतर हमें निकालना है कि प्रारंभिक हमारे पास A है और भाई फाइनल A नोट बटे 4 है, तो समय कितना होगा। देखिए बेटा, शून्य कोटि के पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले एक मिनट देखना भाई, हम लोग जानते हैं कि जो अर्ध आयु काल होता है T/2 वो होता है A नोट बटे 2K के बराबर। किसके बराबर हो गया बेटा, T/2 बराबर A नोट बटे 2K के बराबर हो गया स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने क्या करा, यहां से K का वैल्यू, T/2 की वैल्यू दे रखी है 50 मिनट बराबर A नोट, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2K। अब K का मान जो आएगा वो आएगा A नोट बटे 100। K का मान कितना आ गया बेटा, A नोट बटे 100। अब हम देखोगे बेटा पुनः जब 1/4 वाली बात आएगी तो हम लोग जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है A बराबर A नोट की पावर A नोट माइनस KT। ये बात भी जानते हैं हम लोग। अब यहां से जो बची हुई सांद्रता है वो A नोट बटे 4, क्या रखा आपने, A नोट बटे 4, क्योंकि बची हुई सांद्रता 1/4 करनी है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता हमने A नोट मानी हुई है, माइनस K का मान हमारे पास आया है A नोट बटे 100। ठीक है, A नोट बटे 100। तो इनटू में टाइम निकालना है हमें कि भाई टाइम कितना लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर A नोट कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां पर बचेगा 1/4 बराबर 1 माइनस
T/100, ए नोट कैंसिल हो गया कॉमन लेके, ठीक है। अब यहां से आगे आप लोग क्या करोगे, इसको तो इधर ले गए, T/100 तो ले गए एक तरफ, ये एक है माइनस के 1/4, जब इधर ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, तो इधर हमारे पास बचेगा 3/4 और ये हो गया हमारे पास T/100। ध्यान से देखिएगा बेटा, 4 × 4 25, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 75 मिनट, 75 मिनट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, जो समय लगेगा या इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है उसका आएगा 75 मिनट हो गया बेटा, ये 75 मिनट। आई होप यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है, N2O5 गैसियस गिव्स 2 NO2 गैसियस प्लस 1/2 O2 गैसियस। उपरोक्त प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 2.4 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। 1 घंटे पश्चात N2O5 की सांद्रता 1.6 × 10⁻² बचती है, तो इसमें वेग स्थिरांक का मान निकालना है। सबसे पहली चीज क्या है बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आप लोगों को यहां पर अगर ध्यान से देखो, ये हो गई हमारे पास ए नोट का मान प्रारंभिक सांद्रता, और ये हो गई बेटा बची हुई सांद्रता ए का मान। अब हमारे पास जानते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम लोगों ने लिखा भाई के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टाइम। ध्यान रखना यहां पर स्टोकियोमेट्री एक है, तो बेटा हमने के साथ एक ही रखा है, लोग प्रारंभिक सांद्रता और बेटा अंतिम सांद्रता। तो यहां पर हमें टाइम दे रखा है क्या, टाइम तो दिया होगा 1 घंटा, ठीक है, और हाँ ठीक है 1 घंटा दे रखा है। चलो, तो हम लोगों ने लिखा भाई 2.303 अपॉन में 1 घंटा मान लिया। और बेटा देखो ये जो मान होगा टाइम, ठीक है, इसको भी हम निकालेंगे। अब हम इंटीजर टाइप में दे रखा है, तो हमें ये इसका जो यूनिट होता है प्रथम कोटि के लिए, जो के का यूनिट होगा ना बेटा, वो आवर इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, और सेकंड इनवर्स हो सकता है। वो अपने हिसाब से हम मैनेज करेंगे बाद में। यहां पर लोग, अब हमारे पास क्या है, ए नोट का मान दे रखा है 2.4 × 10⁻², और बेटा यहां दे रखा है 1.6 × 10⁻²। तो ये इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, इधर 3/2 बच गया, ठीक है, 3/2 बच गया। तो इसको आप लिख सकते हो के बराबर 2.303, ठीक है। अभी आपने यहां पर एक ही रखा है। अब हमारे पास लोग 3 माइनस लोग 2 ऐसे कर लेना भाई, तो हमारे पास के बराबर 2.303, क्योंकि अगर इसी से इंटीजर आ गया तो फिर घंटे में ही दिख देंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा कि किस यूनिट में हमें रखना है इंटीजर में। तो लोग 3 का मान होता है बेटा 0.4771, और ये 0.3010। हल कर लेता हूं मैं इसको फटाफट। .4771, अच्छा भाई, तो ये आ गया हमारे पास 0.4055, और ये प्रति घंटा आया है बेटा, ठीक है। अगर इसको हमें मिनट में निकालना हो तो नीचे हम 1 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 60 आ जाएगा बेटा, निकटतम पूर्णांक, ठीक है। एक सेकंड देना भाई मुझे, ठीक है। तो भाई यहां पर आप 60 कर लेना, और सेकंड में निकालना हो तो फिर एक और 60 से गुणा कर लेना। तो इसके जो आगे का काम है वो आप एक बार क्वेश्चन पूरा करना, बस मेरे को एक तरीका बताना था कि यहां पर क्या करना है। हालांकि इसमें जो वेग स्थिरांक दे रखा है, अगर हम 60 करते हैं तो ये मान और छोटा कम जाएगा,
तो यहाँ पर जो वेग स्थिरांक होगा, निकटतम पूर्णांक अगर देखोगे तो इसका 0.4 के निकटतम पूर्णांक क्या है, 1 ही आ सकता है। ठीक है, अगर घंटे के हिसाब से निकालना हो। पर यहाँ पर जरूर k का मान गुणा 10 की घात माइनस फलाना ढिमकाना करके फिर x का मान निकालना होगा। तो क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे हम प्रथम कोटि के अभिक्रिया का करते आए हैं। बस यहाँ पर अगर ये आया था, अगर 60 रखोगे तो बेटा मिनट इनवर्स में रखोगे, और एक बार और 60 से भाग कर दोगे, मतलब यहाँ पर एक बार 60 से नीचे गुणा कर दोगे तो फिर ये सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा 2NO प्लस H2 N2 प्लस के H2O। यहां पर कंसंट्रेशन दे रखी है NO का मान, H2 का मान और रेट दे रखा है। ठीक है, आंकड़े जो है हमें दे रखे हैं यहां पर ओवरऑल। फिर उसके बाद अरे 1 मिनट की अर्ध आयु, एक अभिक्रिया की अर्ध आयु 1 मिनट है, ये तो बेटा अलग हो गया और इसमें ये भी नहीं कहा। तो मुझे लगता है यहां पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी होगी बेटा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा उन्होंने, अभिक्रिया की कोटि जो होगी, हिंदी मीडियम में यार क्वेश्चन निकालना फिर उनको वो करना, तो हम यहां पर अभिक्रिया की कोटि निकाल देते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ है कि मान लो इस अभिक्रिया को हम नहीं जानते, तो इसके लिए हम लोगों ने लिख लिया भाई रेट बराबर के NO की पावर m और H2 की पावर n हो गया। ठीक है, अब यहां का जो हिंट दे रहा हूं मैं, वो हिंट ये है, इसको मानेंगे आप R1 बराबर के A1 की पावर m और B1 की पावर n। यहां पर लिखोगे R2 के A2 की पावर m और बेटा B2 की पावर n, और R3 बराबर के A3 की पावर m और B3 की पावर n। अब यहां पर क्या करना है कि तीनों समीकरणों को भाग करके, ठीक है, हिंट देखना बेटा क्या करना है आपको, तीनों समीकरणों को हल करके m तथा n का मान ज्ञात करना है, और भाई मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना है भाई, m तथा n का मान ज्ञात करना है और मुझे कमेंट में भी बताना है। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका हिंट मैंने आपको दे दिया, और बाकी आप लोग करेंगे होमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन हमने कम से कम 3 कर लिए इससे पहले। अब सेम क्वेश्चन को बार बार करना इज नॉट सेफ। इन्होंने कहा है कि अभिक्रिया की अर्ध आयु 1 मिनट है। ठीक है, अर्ध आयु क्या है बेटा, 1 मिनट है। अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय बताना है कितना लगेगा। और ठीक है, निकटतम पूर्णांक में उपयोग करें नेचुरल लॉग 2 0.6। तो इसमें भाई एक यहां पर लिखना प्रथम कोटि की, तब ये क्वेश्चन ठीक होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर ऐसे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल 1 मिनट है। ठीक है, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय कितना लगेगा। देखो बेटा ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास कोई एक अभिक्रिया है A gives to प्रोडक्ट, आप लोग यहां पर क्या करोगे, यहां पर होगी टाइम 0 पर प्रारंभिक सांद्रता, इसको हमने क्या मान लिया भाई 100 A0 मान लिया। T 99.9 का मतलब क्या हुआ कि 100 में से माइनस के 99.9 A0 खत्म हो गया, बचा कितना होगा बेटा, अब हमारे पास 0.1 A0 बचा होगा। ठीक है, 0.1 A0 बचा होगा। अर्ध आयुकाल हमें दे रखी है 1 मिनट। तो आप लोगों को याद होगा अर्ध आयुकाल का और के में एक रिलेशन होता है। ठीक है, कि भाई के जो होता है ना हमारे पास, के वो होता है नेचुरल लॉग 2 अपॉन में अर्ध आयुकाल। अगर हमें नेचुरल लॉग के रूप में रखना हो, हालांकि नेचुरल लॉग दे रखा है और नहीं भी दे रखा होगा तब भी आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं ऐसे करना है तो आप लोग ये बात तो जानते ही हो, 0.693 अपॉन में टाइम, ऐसे T/2।
तो t/2 क्योंकि 1 मिनट है तो k का मान कितना आ जाएगा 0.693। अब यहां पर हम लोग वापस से जानते हैं कि k बराबर होता है 2.303 अपॉन में टाइम लोग प्रारंभिक सांद्रता और बेटा अंतिम सांद्रता। k का मान हमने निकाला है 0.693, 2.303 अपॉन में टाइम लोग प्रारंभिक सांद्रता को हमने 100 ए नोट मान लिया और यहां पर 0.1 ए नोट आ गया, ए नोट से ए नोट कट गया, पॉइंट चला गया तो ऊपर 1000 हो गया और लोग 1000 का मान होता है बेटा 3, तो 0.693 इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना 0.693 बराबर 2.303 लोग 1000 का मान हो गया 3 अपॉन में टी, यहां से जो टी निकल के आएगा वो आएगा 2.303 इंटू में 3 और ये 0.693। चलो भाई इसको हल कर लेते हैं। 2.303 इंटू में 3 भाग 0.693, तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी 9.9696। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.97। ठीक है, राउंड ऑफ करके। पर यहां पर निकटतम पूर्णांक पूछा है तो इसका जो निकटतम पूर्णांक होगा ना बेटा वो होगा 10 मिनट। ठीक है, निकटतम पूर्णांक क्या होगा बेटा 10 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 10 मिनट। आई होप यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि सही कथनों की संख्या बतानी है, ना कि यह बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। वेग स्थिरांक की अत्यधिक ताप निर्भरता होने से संकीर्ण ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है यदि किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा शून्य है तो इसका वेग ताप से स्वतंत्र है। ठीक है, वेग स्थिरांक की अत्यधिक ताप निर्भरता होने से संकीर्ण ऊर्जा निम्नतम होती है। ठीक है, ये यदि वेग ताप और वेग स्थिरांक के मध्य कोई संबंध न हो तो अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा नकारात्मक होती है। तो भाई आप लोगों को सिर्फ यहां पर जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें से आपको इसमें सही स्टेटमेंट छांट कर जो है आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन होता। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से असत्य कथनों की संख्या बतानी है, क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया उत्तरोत्तर अर्धायुकाल समय के साथ घटता है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उत्तरोत्तर अर्धायुकाल समय के साथ साथ घटता है। ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होगी और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी बेटा तो आगे मैंने a0/2 के तो जानते ही हो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो अर्धायुकाल भी कम होगा। आगे आपको खुद करना है। रासायनिक समीकरण में दिखने वाला अभिकारक, रासायनिक समीकरण में दिखने वाला अभिकारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह बिल्कुल तब स्टेटमेंट लिखवाई जाती है जब आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। तो जो अभिक्रिया की दर है वो कहीं ना कहीं अभिकारक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और यहां पर यह भी लिखता कि करता है, करता नहीं है, कर सकता है, चाहे वो किसी भी कोटि की हो। मान लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निर्धारित नहीं कर सकता लेकिन प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तो कर ही सकता है बेटा। तो यहां पर मैंने एक हिंट दे दिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता अपूर्णांक हो सकते हैं। ध्यान रखना, कोटि हो सकती है लेकिन आणविकता नहीं। शून्य कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्रम से है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तथा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि, देखो बेटा आप लोगों को इतना ही हिंट है इसके लिए कि आप लोगों ने यूनिट ऑफ के पढ़ी होगी बेटा। यूनिट ऑफ के वो होती है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1। ठीक है, और सेकंड इनवर्स। तो भाई अब आगे कहानी आप लोगों को खुद करनी है, हिंट मैंने आपको दे दिए। आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपका अपना आंसर लिख के बताना है। तो भाइयों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।
जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो अच्छे से करने हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क करने के लिए दिए हैं प्लीज उनको भी ट्राई करिएगा। ये मत सोचना कि टीचर कराएंगे तो ही हमें करना है। मैंने आपको हिंट दिए हैं, उन हिंट की हेल्प से आप लोग थोड़ा उनको करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मनोबल गिरने ना दें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।